आज अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेंथेनॉइड वाला पार्ट हो गया अपना। अब हम लोग कौन सा पार्ट करने वाले हैं आज? एक्टिनॉइड करने वाले हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड स्टार्ट करते हैं। एक्टिनॉइड में आपको पता है एफ ब्लॉक की कौन सी सीरीज है? लेंथेनॉइड में 4F सीरीज थी, ये कौन सी सीरीज होगी? 5F सीरीज। इसमें आउटर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? 5F में जाने वाला है। आफ्टर एक्टिनियम जितने एलिमेंट हैं कहां से कहां तक? एटॉमिक नंबर 90 टू एटॉमिक नंबर 103, उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड। इसमें भी आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। आफ्टर यूरेनियम जितने एलिमेंट हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस सीरीज आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, डिफरेंट टाइप के अल्फा बीटा रेस निकालते हैं अपने अंदर से और इनमें रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अगर आप बात करो रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर? काइनेटिक्स में पढ़ रखा है हमने, बता दीजिए। जीरो फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिविटी की बात अगर करेंगे तो किस तरीके का रिएक्शन होता है? किसी का अगर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं और वो रिएक्शन है तो वो कैसा होगा? उनका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। आफ्टर एक्टिनियम की बात है, 14 एलिमेंट है, 90 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक। 90 थोरियम से लेके लॉरेंशियम 103 तक। कल की क्लास का पीपीटी पहुंच गया है आपके पास? स्टार्ट होगा थोरियम से। सबसे पहले हम लोग किस बात पे ध्यान दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। थोरियम से स्टार्ट हो रहा है 90 से। यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आपको क्या दिखाई देता है? 6d2 7s2, 6d2 7s2। 5f में इलेक्ट्रॉन है थोरियम में। थोरियम में 5f में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कहीं पे? कहाँ है? ये मेटल है केवल। थोरियम को देखिए 6d2 7s2। इसके बाद जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिनियम, Pa से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गया 5f2 6d1। 7s2 तो सब में होगा, 7s2 इज कॉमन। यहाँ पे आ गया 5f2 6d1। आफ्टर दैट आता है आपका कौन सा? यूरेनियम। यूरेनियम का याद रखिए क्योंकि यूरेनियम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो यूरेनियम को याद रखिए। यूरेनियम का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इज 92, कॉन्फ़िगरेशन इज 5f3 6d1, 5f3 6d1, 7s2 कॉमन है। इसके बाद आता है 93 नेपच्यूनियम। नेपच्यूनियम का एनपी सिंबल है 5f4 हो गया, 6d1 7s2। एकदम आराम से इसी ऑर्डर में चल रहे हैं। आफ्टर दैट है प्लूटोनियम। एलिमेंट का क्या नाम है? प्लूटोनियम। डिनोट किससे करते हैं? Pu से। 5f6 आ गया सीधे, 7s2, डी गायब हो गया। 5f6 7s2। इसके 4 एक 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। सीधे सीधे क्या गया? 5f6 7s2। तो अगर देखो आप तो थोरियम में क्या नहीं है? थोरियम में F का नहीं है और यहाँ पे क्या है? Pu में किस में इलेक्ट्रॉन नहीं है आपके? D में नहीं है। फिर उसके बाद देखो ये एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 95 AM से डिनोट करते हैं। यहाँ 5f7 7s2, फिर 5s7 6d1 7s2, 5f
क्यूरियम है। 7 का पहला कॉन्फ़िगरेशन किसमें मिला? 95 में, फिर 96 में मिल रहा है। 95 में आपका क्या था? 5f7 7s2, और अगले वाले में क्या मिल गया? 5f7 6d1 और 7s2। 6d1 और इंट्रोड्यूस हो गया, f7 है। तो दो एलिमेंट वहां पे भी जो सीरीज थी पहली वाली, उसमें भी दो एलिमेंट में 5f7 का कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे भी दो में है। फिर उसके बाद 5f9 आ गया, 8 गायब है यहाँ पे भी। f में देखिए यहाँ पे 8 गायब है, f में 1 गायब है, देख पा रहे हैं? 1 नहीं है, और f में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर क्या है? 9 आएगा, फिर 10 आएगा। आफ्टर दैट कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 10 के बाद 11 12 13 14, 14 दो बार रिपीटेड है, जैसे वहां पे 77 था दो बार, वैसे ही 14 भी क्या है? दो बार रिपीटेड, एक बार 6d1 के साथ, एक बार विदाउट 6d1। लास्ट वाले में 6d1 भी होगा, और उसके जस्ट पहले जिसको नोबेलियम बोला गया है उसमें 6d1 नहीं है। ठीक है? तो क्वेश्चन आते रहते हैं। एक बार एमडी से क्वेश्चन आया है, लॉरेंसियम से कम क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि लॉरेंसियम इन जनरली बच्चों को याद होता है। ये जो है मेंडेलिवियम, इससे क्वेश्चन आया हुआ है एक बार इससे आया बर्केलियम से। तो और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर सबके याद होंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आया वो किस पे बेस्ड आया है? कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। यहाँ पे देखो, अब हम बात कर लेते हैं किस पे? M3 पे बात कर लेते हैं, जो मोस्ट कॉमन स्टेट है M3। M3 में देखो अगर बात करो एक्टिनियम में, एक्टिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका नहीं है, इसलिए एक्टिनियम में क्या है? 5 है 0। फिर यहाँ पे थोरियम में आता है 5f1 M+3 में, फिर आएगा 5f2 5f3 5f4 5f5 5f6 7 8 9 10 11 12, देख रहे हो? M3 में क्या आ रहा है? सीधा सीधा सीक्वेंस मिल रहा है, 1 to 14, देख पा रहे हैं? M3 में तीन इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, निकल रहे हैं। तो F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 10 पूरा सीधे सीक्वेंस से मिल रहा है, कोई मतलब सीक्वेंस गड़बड़ नहीं है। इसके बाद अगर बात करो, आप ध्यान से देखो, अगर आप बात करो रेडियस की, M+3 की बात कर रहे हैं रेडियस की, एक्टिनियम की 111 दिख रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूरेनियम की 103 है। 103 के बाद देखो ध्यान से, 101 100 99 99 दो बार रिपीटेड है, 98 दो बार रिपीटेड है। डॉट डॉट जो दे रखा है इनका क्या है? इनकी रिपोर्टेड नहीं होगी। एज्यूम नहीं किए गए भैया, नए खोजे गए। ऐसा भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव है ना, तो डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये तो सिंपल ऑर्डर है, कहां से स्टार्ट हुआ है? 103 कहां से स्टार्ट हुआ है? यूरेनियम से। कैसे याद रखेंगे? 103 के बाद 101 फिर 100 फिर 99 दो बार 98। सीक्वेंस याद है तो इस सीक्वेंस से याद। कैलिफोर्नियम तक बात है। यहाँ पे देखो 99 96 93 92 90 89 88 87 86 मतलब डिक्रीज है। दोनों में रेडियस क्या हो रहा है नीचे जाने पे? डिक्रीज। क्यों? कौन कौन सी रेडियस है? एक तो एटॉमिक रेडियस होगी, नहीं एटॉमिक नहीं दे रखी, यहाँ पे कौन सी दे रखी है? M+3 की दे रखी है, और किसकी दे रखी है? M+4 की। दोनों की रेडियस नीचे जाने पे क्या हो रही है? डिक्रीज कर। कोई दिक्कत? हाँ। क्या? +3 नहीं बनाता होगा।
क्या कॉन्फ़िगरेशन दे तो रखिए, नहीं, कॉन्फ़िगरेशन तो है, लेकिन हो सकता है +3 स्टेट बहुत कम टाइम के लिए वो होती है, इसलिए रेडियस डिफाइन नहीं की गई। रेडियस डिफाइन करने के लिए क्या होनी चाहिए चीज? थोड़े टाइम के लिए है तो रेडियो एक्टिव ना सारे के सारे एक्टिनॉइड। तो गलत बात है ना, उसको +4 में मेरी गलत बात है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये तो गजब बेइज्जती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? क्यों ले लें जमशन जबरदस्ती? चलो एक्टिनॉइड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। Actinoids are radioactive elements and earlier members have relatively long half lives. जो शुरू के मेंबर्स हैं उनकी हाफ लाइफ लंबी है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं सारे। अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्ग लाइव्स, लेटर वंस हैव हाफ लाइफ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम अ डे टू 3 मिनट फॉर लॉरेंशियम। लॉरेंशियम में कितनी है आपकी? ठीक है, कोई और बात छूट तो नहीं गई? हाँ, हम निकाल के बताएंगे आपको, टेंशन न करो। आगे देखो क्या लिख रखा। बाद के जो मेंबर्स हैं कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन नैनोग्राम क्वांटिटीज, मतलब ज्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है। नैनोग्राम समझते हैं कितना होगा? 1 ग्राम का कितना पार्ट होगा नैनोग्राम? 1 ग्राम का कितना पार्ट होगा नैनोग्राम? नैनोग्राम नहीं पता है बच्चों? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बताओ। 10⁻⁻⁹ पार्ट हो जाएगा ना उसका, इतना छोटा पार्ट होगा उसका। इतना छोटा पार्ट है मतलब क्या है? बहुत कम क्वांटिटीज में। These facts render their study more difficult, इसीलिए इतने कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इनकी स्टडी क्या है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसीलिए बाकी जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है वो क्या है? स्टडी ज्यादा की गई है, वेरिएशन ज्यादा है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इसलिए वो चैप्टर्स आपके क्या है? बड़े बड़े। और डी एफ क्या है? एफ तो बहुत ही छोटे हैं। बोलिए। हाँ, ऑल द एक्टिनॉइड्स आर, देखो तुम्हारे जो भी थोड़े से ऐसे अलग टाइप के क्वेश्चन हो उनको क्लास के बाद मुझसे पूछ ले, मैं आराम से आपको आंसर दे दूंगी, ठीक है? ये वाले की मतलब एक ग्राम में कितना बम बना सकते हैं, 1 ग्राम किसी के ऊपर फेंक दे तो उसका क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन हम क्लास के बाद डील करेंगे उससे, ठीक है? आराम से। और अब टोकना नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन पूछना। All actinoids are believed to have electronic configuration 7s2, variable occupancy of 5f and 6d subshell। अभी हम देख चुके हैं इस बात को। 14 electrons are formally added to 5f, though not in thorium, thorium में नहीं है, but from Pa onwards the 5f orbital are complete at element 103। 103 पे जाकर के 5f क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। और कहां से स्टार्ट होता है? Pa से स्टार्ट होता है। थोरियम में नहीं था, किसमें था? प्रोटक्टिनियम में था, Pa जिसको बोलते हैं। Irregularities in electronic configuration of actinoids like these in lanthanoid are related to stabilities of F0, F7 and F14। जिसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं है वो भी स्टेबल होगा, जिसमें F17 है वो भी स्टेबल होगा, 14 है तो वो भी
स्टेबल होगा, हाफ फील्ड, फुल फील्ड और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ऑक्यूपेंसी दस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एएम एंड सीएम आर दीज। एएम और सीएम जो है ये वाला एलिमेंट और ये वाला, इसमें रेडॉन 5f7 7s2 था और इसमें क्या था 5f7 6d1 और 7s2 था। तो यहाँ पे अगर देखो तो F और S हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, और F क्या है, हाफ फील्ड है। वहां पे भी यही चीज है, डिफरेंस बस 6d1 का है। Although 5f orbital resemble the 4f orbital in angular part of the wave function, they are not as buried as 4f orbital and hence 5f electron can participate in bonding to far greater extent. मोटी मोटी बात क्या समझनी है कि 5f इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। 5f इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग की बात करो, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन की बात कीजिए तो 5f का क्या होगा, 4f के पार्टिसिपेशन से ज्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ये क्या बन सकता है पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड बन सकता है। जनरल ट्रेंड इन लैंथेनॉइड इज ऑब्जर्वेबल इन एक्टिनॉइड्स एज वेल। उसी तरीके का साइज देखने को मिल रहा है हमको। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज in the size of atom and M+3 ion across the series. This may be referred as actinoid contraction. वहां पे lengthenoid contraction बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, actinoid contraction बोल सकते हैं। Contraction is or greater from the element to element in this series, resulting from poor shielding of 5f electron. यानी कि 5f इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये ज्यादा हो, लैंथेनाइड के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा। ठीक, तो क्या क्या चीजें ज्यादा हैं, बॉन्डिंग पार्टिसिपेशन ज्यादा है 5f का, यहाँ पे जो जिस कॉन्ट्रैक्शन को एक्टिनॉइड बोल रहे हो वो ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा और कोई बात अलग थी नहीं। इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो टॉपिक है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट। देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स which is in the part attributed to the fact that the 5f 6d and 7s levels are comparable in energy. बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, उसका रीजन क्या है, 5f 6d और 7s की जो एनर्जी है ना वो लगभग क्या है, लगभग इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम सी होती है। एनर्जी इनकी क्या होती है, सेम सी होती है। सेम सी एनर्जी होने का क्या मतलब है कि अगर 7s से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन 6d से, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, लेवल का सेम सा है। तो अगर 7s से निकाल रहे हो तो मान लो 2 किलो जूल देनी पड़ी, तो आप 6s से निकालोगे तो अराउंड वो भी 2 किलो जूल के आसपास होगी। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, 2 भी निकलेगा, 3 भी निकल सकता है, 4 भी, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें प्रेजेंट हो सकती है। जहां पे एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वहां पे क्या होता है आपका उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस नहीं होते। इसके बाद बात है द एक्टिनॉइड शोज इन जनरल पहले याद करना है हमको, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। द एलिमेंट्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट हाफ में क्या है, मतलब शुरू के जो आधे एलिमेंट है वो हायर वाली शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम +4 इन थोरियम टू +5 +6 +7। यानी कि थोरियम क्या शो कर रहा है, +4 से +5 +6 +7।
थोड़ा सा हम लोग उसका चार्ट भी देख लेते हैं। इतनी लैंग्वेज पढ़ने से ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं कौन कौन क्या क्या शो कर रहा है। एक्टिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है 3 शो कर रहा है, थोरियम 4 है, फिर उसके बाद देखो आगे क्या चल रहा है। पीए की अगर बात करो तो पीए में क्या क्या आ रहा है, 3 4 5 आ गया, यूरेनियम में 3 4 5 6 आ गया, नेपच्यूनियम में 3 4 5 6 7 आ गया, पीयू में भी यही है ना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से होंगे, नेपच्यूनियम एंड पीयू। पीयू का क्या नाम था, प्लूटोनियम क्या था, बोलो जल्दी बुक खोल के बैठो। पीयू, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम, ये दोनों एक तरीके के नाम है, ध्यान रखिए। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 4 5 6 7, ये सारी की सारी है ना। फिर एएम में 3 4 5 6 है, फिर 3 4 3 4, और फिर लास्ट वाले क्या है, लास्ट वाले कितने एलिमेंट, 3 ये और 3 ये, 6 हो गए ना। लास्ट के 6 एलिमेंट में क्या है, 3 है। पहले एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है सीरीज का उसमें क्या है, 4 है, और बाकी में क्या है इधर 3 4 5, फिर 3 4 5 6, फिर 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, ऐसे याद करने मतलब दिमाग में बैठाएंगे। पहला 4, दूसरा एलिमेंट 3 4 5, तीसरा एलिमेंट 3 4 5 6, चौथा और पांचवा 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद यहाँ पे एक कम हो जाएगी 3 4 5 6, ऐसे याद रखेंगे। और फिर यहाँ पे एक कम होने के बाद यहाँ पे फिर एक कम हुई थी, यहाँ पे ये चीज नहीं है, 3 4 3 4 एंड आफ्टर दैट 3। 6 एलिमेंट लास्ट के कौन से हैं, 3। क्लियर है बात, और कोई खास बात हो तो देख लें, बोलिए। हाँ बोलिए, अच्छा डाउट। हाँ हाँ मैं इसकी डिटेल स्टडी करके ही बताऊंगी तुमको, इधर उधर की बात बताने से अच्छा क्या है, डिटेल कर लो। ये देखो 3 और 4 जो है ये हाइड्रोलाइज होती है because the distribution of oxidation state among actinoid is so uneven, so different for the former and later element. It is unset. अरे यार ये कुछ नहीं, याद क्या पॉइंट रखना है, +3 वाली स्टेट और +4 वाली स्टेट क्या होगी, वो हाइड्रोलाइज होगी। हाइड्रोलाइज होने का मतलब समझते हैं, हाइड्रोलाइज होने का क्या मतलब है, हाइड्रोलाइज होने का क्या मतलब है, कौन बताएगा, यहाँ से आंसर आ रहा है ऑफलाइन से, हाइड्रोजन एडिशन, बोले बच्चों, हाइड्रोलाइज होने का क्या मतलब है, वाटर ऐड करना दीदी। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, हाइड्रो मतलब पानी के थ्रू, ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड बाय वाटर। वाटर गया, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा है, सेपरेट आउट कराएगा। ठीक है, क्लियर हुई है बात, अब तो नहीं करोगे हाइड्रोजन ऐड करना। जनरल वो कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, लेंथ। Actinoid metals are all silvery in appearance but display variety of structure. सारे के सारे सिल्वरी अपीयरेंस में हैं, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर शो करते हैं।
Structural variability is obtained due to irregularities in metallic radii. Structural variability किस वजह से आ रही है? Irregularity है metallic radii में. ऐसा ही किस में देखा जाता था? लैंथेनॉइड में. ऐसा ही लैंथेनॉइड में भी देखा गया था. As far greater than, ज्यादा है ये चीज, है ना. Actinoids are highly reactive matters. Highly reactive matters, especially when finely divided. Finely divided समझते हैं? मेटल को क्या कर दें? पाउडर कर दें, पीस दें, क्रश कर दें. बड़े बड़े मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, उसमें डाल करके मेटल को क्या कर दिया जाए? ग्राइंड कर दिया जाए. तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. पीस देंगे उसको तो उस समय क्या होती है? इनकी एक्टिविटी ज्यादा है. Action of boiling water on them, for example, gives mixture of oxide and hydride. यानी कि अगर आप एक्टिनॉइड एलिमेंट को किसके साथ कर रहे हो रिएक्शन? बॉइलिंग वाटर के साथ, तो क्या बना रहा है? दो कंपाउंड, ऑक्साइड और हाइड्राइड. ऑक्साइड बना रहा है और क्या बना रहा है? ऑक्साइड. और क्या? तो याद कैसे होगा विदाउट नोट्स? बुक से थोड़ी याद होगा, नोट्स तो बनाना पड़ेगा ना. ऑक्साइड है, हाइड्राइड बनाएगा. मैं इसके नोट्स प्रोवाइड भी कराऊंगा. कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल्स टेक्स प्लेस एट द मॉडरेट टेम्परेचर. और नॉन मेटल से, नॉन मेटल में कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑक्सीजन की बात कर लो, क्लोरीन की बात कर लो, फ्लोरीन की बात कर लो. ज्यादातर नॉन मेटल से नॉर्मल टेम्परेचर पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्शन कर जाए. ठीक. फिर क्या दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हो जाता है. जब HNO3 से रिएक्शन कराएंगे इनका, तो क्या कर लेगा? ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड कर लेगा. उसके ऊपर ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी. एल्कलीज हैव नो एक्शन. कोई भी वो पॉइंट एनसीईआरटी में जो डिफर करके लिखा है उससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है. ये डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ, देखिए. हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक करेगा सारे मेटल पे. नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन अगर करोगे तो नाइट्रिक एसिड क्या कर लेगा? नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन पे उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा. और अगर एल्कली डालोगे, बेस से रिएक्शन कराओगे, तो नो एक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है. तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा. पॉइंट ऑफ डिफरेंस. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करो. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन दोज ऑफ लैंथेनॉइड. ये भी ज्यादातर चीजें क्या है यहाँ पे ज्यादा में ही दिख रही हैं आपको. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड की क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स है देन लैंथेनॉइड. Although variation in magnetic susceptibility of the actinoids with the number of unpaired 5f electron is roughly parallel to the corresponding results for the lanthanide. मतलब बोल रहे हैं lanthanide जैसा ही, अगर कॉन्फ़िगरेशन से देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो उसी तरीके से मिलेगा ना आपको. उसको बोल रहे हैं parallel to corresponding result that of lanthanide. Later have higher values. It is evident from the behavior of actinoid that the ionization enthalpies of early actinoids, though not accurately known, accurately नहीं पता है इनकी. क्या नहीं पता है? ionization enthalpy, but are lower than early lanthanide. मतलब शुरू के जो एक्टिनॉइड हैं और शुरू के जो लैंथेनॉइड हैं, उनकी अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो तो एक्टिनॉइड की अभी पूरे तरीके से रिपोर्टेड नहीं है. फिर भी क्या बताया गया है? बट आर लोअर देन फॉर द अर्ली लैंथेनॉइड. शुरुआत के लैंथेनॉइड से कम है. तो आई क्या है? लोअर आई देन
लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड को Ln लिख दूं शॉर्ट में? क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया ना? हाँ, कम आ गई ये चीज। दिस इज क्वाइट रीजनेबल सिंस इट इज to be expected that when 5f orbital are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core of electron. बात क्या बोली इन्होंने कि अगर बात करो 4f की और अगर बात करो 5f की, इलेक्ट्रॉन निकालना है 4f से या इलेक्ट्रॉन निकालना है किससे? 5f से। तो आपको पता है कि 4f का साइज 5f के साइज के कंपैरिजन में छोटा होगा 4f, और 4f इस वजह से क्या होगा, 4f अंदर के शेल का है, 5f बाहर के शेल का है, तो 4f थोड़ा न्यूक्लियस के पास होगा, पेनिट्रेट ज्यादा करेगा। 5f क्या होगा आपका, थोड़ा दूर होगा। तो 5f अगर दूर है तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि दूर बाहर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है तो इजी होगा, और अगर बहुत न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन तो उसको निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे कंपेयर किया गया है कि 4f इलेक्ट्रॉन वहां पे होते हैं, यहाँ पे 5f इलेक्ट्रॉन है। 5f लेस पेनिट्रेट करेंगे, मतलब न्यूक्लियस के पास कम होंगे, 4f ज्यादा होगा तो वहां पे IE ज्यादा होगी, यहाँ पे IE लो होगी। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों सबको? दिमाग में बैठा लो, ऑनलाइन ऑफलाइन। फोर एफ 5f का डिफरेंस समझ आया? ऑफलाइन वालों को तो आ गया, ऑनलाइन वाले बताएं। Yes, sir. Yes, sir. फिर आगे लाइन क्या लिखी हुई है, 5f इलेक्ट्रॉन विल 5f electron will therefore be more effectively shielded from the nuclear charge than 4f electron, है ना, of corresponding lengthened, because the outer electrons are less firmly held, they are available for bonding in actinoid. आउटर इलेक्ट्रॉन 5f में है और दूर है, इसलिए न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से ज्यादा टाइटली बॉन्ड नहीं है एक्टिनॉइड में इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होगा, ज्यादा अवेलेबल होगा इन कंपैरिजन टू लेंथ। ठीक, ये भी क्या हो गया पॉइंट, इस पैराग्राफ में 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमको मिले, एक तो लोअर आई और दूसरा क्या मिला हमको पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि अवेलेबल फॉर बॉन्ड। अगला देखिए पैरा क्या बोल रहा है, कंपैरिजन ऑफ एक्टिनॉइड विद लेंथेनॉइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एज डिस्कस्ड अबव रिवील्स दैट बिहेवियर similar to that of lanthanoid is not evident until the second half of actinoid series. Behavior अभी थोड़ा थोड़ा क्या है, सिमिलर सा मिल रहा है, अब सेकेंड हाफ की बात करेंगे। Even the early actinoid resembles the lanthanoid in showing close similarities with each other in gradual variation in properties which do not entail change in oxidation state. Lanthanoid and actinoid contractions have extended effects on the size, कोई ऐसी खास बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन से साइज पे डिफरेंस आ रहा है। खत्म हो गया क्या चैप्टर? कहाँ गए, कहाँ तक हो गया था? Properties of elements succeeding them in their respective periods.
The lanthanoid contraction is more important because chemistry of elements succeeding the actinoids are much less known at present time. बोल रहे हैं कि lengthenoid contraction की importance ज्यादा है. ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद, एक्टिनॉइड सीरीज के बाद जो एलिमेंट है ना, वो क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम में कम ही नोन है. उनके जो प्रॉपर्टीज वगैरह है ये सब 103 तक पहुंच गए ना. 103 के बाद एलिमेंट क्या है आपके, उनके अमाउंट कम है, वो कम नोन है, उनकी प्रॉपर्टीज कम पता है. तो इसलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कंपैरिजन में, है ना. कम ही सुनते हैं. ज्यादातर बात किसकी की जाती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ये क्या है, एप्लीकेशंस कहाँ पे क्या यूज होगा. आयरन एंड स्टील आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल. पता ही है, इसमें कुछ खास बात ऐसी है नहीं. Their production is based on the reduction of iron oxide, removal of impurities and कुछ खास बात ही नहीं है. ये सारा किससे रिलेटेड है, यहाँ पे यहाँ तक, लड़ाई से नहीं, मेटलर्जी की बात हो रही है शुरू. उसके बाद बात हो रही है TiO for the pigment industry and MnO2 for use in dry battery cells. MnO2 यूज होता है कहाँ पे, ड्राई बैटरी सेल्स में यूज होता है. और TiO कहाँ पे यूज होता है, पिगमेंट इंडस्ट्री यूज है. क्रोमियम मैग्नीशियम निकल जो है एलॉय, अभी बताया था आपको, नाइक्रोम एलॉय बताया था, है ना, ये सब बताए थे. अभी कल आपको कौन सा एलॉय बताया था, एक कल कौन सा बताया था, एक कल एक बताया था, कल कुछ बताया था मिश मेटल करके, याद है. मिश मेटल से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. बैटरी इंडस्ट्री में निकल जिंक भी यूज होता है, निकल कैडमियम में बैटरी आती है, वो भी यूज होती है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ा आपने. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 11 आर स्टिल worthy of being called coinage metal. ग्रुप 11 के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, coinage metal बोलते हैं. Although silver and gold are restricted to collection items contemporary UK, copper coins are copper coated steel. ठीक है, तो कॉपर कॉइन्स क्या है, केवल कॉपर के ऊपर की लेयर होती है, बाकी अंदर क्या होता है, स्टील. ये कॉइनेज मेटल बोलते हैं. किसको किसको कॉइनेज बोलेंगे, कॉपर को बोल सकते हो, सिल्वर को बोल सकते हो, और गोल्ड को बोल सकते हो. पर बोल रहे हैं भैया इतना कलेक्शन वगैरह उसका क्या है. देखो क्या लिखा हुआ है, सिल्वर यूके कॉइन्स आर CuNiLi. कॉपर और मतलब ऐसा नहीं जो कोई कॉइन है तो प्योर उसी का है, कॉपर निकल एलॉय. Many of metals of their compounds are essential catalyst in chemical reaction. इससे सवाल आया है, डिफरेंट कैटेलिस्ट से सवाल आया हुआ है. जैसे V2O5 कैटेलाइज करता है SO2 को. जब सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग बनाते हैं तो V2O5 से रिएक्शन होती है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से. ये वाला रिएक्शन होता है. SO2 प्लस O2 से बनता है SO3. यहाँ पे यूज होता है V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड. फिर ये जो SO3 है इसकी रिएक्शन कराते हैं पानी से, तो ये बना लेता है H2SO. देख पा रहे बच्चा पार्टी, बोले ऑनलाइन बच्चे. Yes, ma'am.
वो भी बात समझ में आ रही है? घर पे हो कि बाहर हो, कहीं पार्टी वार्टी में तो नहीं हो कहीं? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। क्या बना रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप ये ना सोचना कि मैम कहाँ से आउट ऑफ सिलेबस बात ले आई। कहाँ कहाँ की बात है? पी ब्लॉक की। किसकी बात है? पी ब्लॉक की। हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? 16 ग्रुप में पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे कैसे बनेगा देखो ध्यान से, कैसे कैसे बनाएंगे। ये क्या हुआ? ये देखो, ये वाला देखा जाए, बड़ा करना चाहते हैं क्या? देखो, कांटेक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं सब लोग? डायग्राम दिख रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पहले क्या किया, देखो इसमें कई सारे चैम्बर हैं। बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता? कैसे? ये नहीं बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, देख पा रहे हैं? पिक्चर दिख रहा है ना सबको? अपने देखिए, ये एक चैम्बर है, इसको बोलते हैं पायराइट बर्नर। जैसे मान लो आप खाना पका रहे हो, एक जगह पे आपने चूल्हा लगा दिया, किसी चीज को जलाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ? पायराइट बर्नर। यहाँ से अब कोई चीज को जलाना है तो एयर भी फ्लो करनी पड़ेगी, एयर ऑक्सीजन तो चाहिए, तो यहाँ से एयर दी जा रही, ये पायराइट बर्नर। फिर उसके बाद देखो अगला यहाँ पे बनाया गया डस्ट चैम्बर। एक चैम्बर है जिसमें डस्ट एब्जॉर्ब की जाएगी, डस्ट चैम्बर। उसके बाद देखिए अगला जो चैम्बर है उसको बोलते हैं वॉशिंग टावर, वॉश किया जाएगा। फिर उसके बाद अगला चैम्बर है उसको बोलते हैं ड्राइंग टावर, ड्राई अप किया जाएगा। फिर एक ऐसा चैम्बर है जिसमें आर्सेनिक प्रेजेंट है, वो आर्सेनिक प्यूरिफायर, सब्सटेंस को क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा। फिर उसके बाद अगला एक और चैम्बर बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट चैम्बर। फिर अगले चैम्बर में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आएगा और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन टावर। फिर यहाँ से बनेगा ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? H2S2O7, ओलियम बन जाएगा। और फिर ओलियम से हम लोग प्रोड्यूस करेंगे H2SO4। ठीक है, मेन जो इस उसका रिएक्शन है वो क्या है? 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, SO3 बन गया। फिर SO3 से हम लोग थोड़ा सा इसमें H2SO4 डालेंगे तो ये SO3 से कंबाइन करके H2S2O7 बना लेगा। फिर इस H2S2O7 की हाइड्रोलिसिस कर देंगे, पानी अगर इसमें डालेंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं, इसमें अगर पानी डालेंगे, वॉश करेंगे इसको, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में। पूरी डिटेल नहीं दे रखी है इसमें। कोई ऐसा मेथड जिसमें डिटेल, कुछ मोटी मोटी बात समझ में आई? बच्चा पार्टी? Yes. एक बार और तोड़ चुकी हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल महंगा है। देखो इसमें क्या किया है, बहुत शॉर्ट में दिखाया है उसी प्रोसेस को। इसमें उसी प्रोसेस को क्या कर दिया इन्होंने, बहुत ही शॉर्ट में दिखा दिया। कहाँ गया? ये आ गया, देखो, देख पा रहे हैं?
सल्फर ले लिया, सल्फर को ड्राई एयर में फर्नेस के अंदर क्या किया, गर्म किया, बन गया SO2। फिर एयर और प्रोड्यूस होगी तो SO2 और O2 मिलके क्या बना लेंगे, SO3 बना लेंगे। इस यहाँ से SO2 आ रहा है, यहाँ पे क्या है, वेनेडियम ऑक्साइड कैटेलिस्ट है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। वेनेडियम ऑक्साइड इज V2O5। V2O5 की प्रेजेंस में इस चैम्बर में SO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में। SO3 यहाँ से निकलेगा, फिर SO3 आपका निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ा हम लोग क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब SO3 इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक, अब आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब बना रहे हो तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज क्यों कर रहे हैं। किसी चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मार्केट से उसका कम अमाउंट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको कॉपर बनाना है 1 किलोग्राम, ठीक है, तो कोई ऐसा मेथड हो जिसमें, अभी मेटलर्जी वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे एक मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्योर रॉड यूज कर लेते हैं, प्योर रॉड यूज कर लेते हैं, उसके थ्रू इम्प्योर रॉड को प्योर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जैसे मान लो 1 किलोग्राम कॉपर बनाना है तो 10 ग्राम कॉपर हम मार्केट से खरीद के लाए, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से उस इम्प्योर से हमने 1 किलोग्राम कॉपर बना लिया। तो कुछ जो प्रोडक्ट आपको बनाना है वो कुछ प्योर अमाउंट में मार्केट से ला करके उसको यूज भी कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा यहाँ से डालेंगे, SO3 इस सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करेगी, क्या बनाएगी, ओलियम बनाएगी। ओलियम की फिर पानी से जब रिएक्शन कराएंगे तो ओलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4। तो हमें ज्यादा अमाउंट में क्या मिल जाएगा, H2SO4। ये कौन सा मेथड है, इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपसे जब कैटलिस्ट का क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, कैटलिस्ट की कांटेक्ट प्रोसेस में और एक तरफ कैटलिस्ट और मैचिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा पार्टी। ये क्यों बताया मैंने आपको कि हंसते खेलते आपको एक प्रोसेस आ जाए जो आपको आगे पढ़े। समझ आई बात। उसके बाद है मैन्युफैक्चर ऑफ TiCl4 एंड AlCH3 होल थ्राइव। ये जो मिक्सचर होता है इसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या नाम है, यहाँ पे लिखा है जिगलर, वैसे क्या बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पॉलीइथाइलिन बनाने के काम में आता है। पॉलीमर जब पढ़ेंगे तो उसमें पॉलीइथाइलिन आएगा, उसको बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो एक बार जिगलर नाटा कैटलिस्ट का कंपोजिशन पूछा है, उसमें क्या होता है, TiCl4 प्लस AlCH3 होल थ्राइव। आफ्टर दैट आयरन कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबर प्रोसेस। पढ़ा ही हुआ है आपने, हैबर प्रोसेस ये वाला था। आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं N2 प्लस 3H2, ये वाला इक्वेशन इक्विलिब्रियम में बहुत यूज करते हैं ना। आयरन कैटलिस्ट है और एमओ क्या है, प्रमोटर, और क्या बनता है यहाँ पे, अमोनिया। अमोनिया बनाने का ये प्रोसेस क्या बोला जाता है, हैबर मोलिब्डेनम है कैटलिस्ट प्रमोटर, और आयरन क्या है, कैटलिस्ट। तो मोलिब्डेनम किस ग्रुप का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, और आयरन किसका है, डी ब्लॉक का, तो डी ब्लॉक का यूज हो गया ये। निकल कैटलिस्ट यूज होता है, ये तो अमोनिया बनाने में है। निकल कैटलिस्ट कहाँ पे यूज होता है, आपने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस पढ़ा है, हाइड्रोजन ऐड होना, एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, एल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, वेजिटेबल घी से वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना रहे हैं, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद ये हुआ इन वेकर प्रोसेस। वेकर प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल इज कैटलाइज्ड बाय PDCl2। वेकर प्रोसेस का अगर आपको क्या पूछा जाए कि कौन सा वो है तो आप कैटलिस्ट क्या बताएंगे, PDCl2। एक लिस्ट बना के याद कर लेना। vegetable nickel complexes are useful in polymerization of alkynes and other organic compound।
सच एज बेंजीन। बेंजीन वगैरह बनाना हो तो उसके पॉलीमराइजेशन के लिए यूज करते हैं। फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AgBr। सिल्वर के कंपाउंड है ना AgBr, तो फोटोग्राफी में यूज होता है। खत्म हो गया क्या? चैप्टर हो गया आपका खत्म। क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आपके 2 दिन की हो सकता है क्या हो, छुट्टी हो जाए, तो कुछ सवाल करिए। 2 दिन की छुट्टी कैसे? चलो छुट्टी रखो ना। छुट्टी है। वेरोनिका, कल का ईद है, तुमको कौन सी मनानी है भाई? लिखो, सवाल लिखो। सवाल लिखे बच्चों। इन क्रोमाइल क्लोराइड, in chromyl chloride number of unpaired d electron, number of d electron present, unpaired d in chromyl chloride number of d electron present on chromium is same as ये लिखा है वी बोले तो वेनेडियम, ऑप्शन ये है वेनेडियम 4 के बराबर होंगे। जितने वेनेडियम 4 में इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्रोमाइल क्लोराइड के क्रोमियम में डी इलेक्ट्रॉन है। ये सवाल है किससे मैच कर रहा है डी इलेक्ट्रॉन का नंबर। मैंगनीज के साथ लिखा हुआ 7, Fe के साथ लिखा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर लिखी हुई है 3, और टाइटेनियम के साथ लिखा हुआ है 3। चलो बताओ, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला सबको पता होगा, कल बताया था CrO2Cl। इसके क्रोमियम में जितने इलेक्ट्रॉन है डी इलेक्ट्रॉन है उतने ही डी इलेक्ट्रॉन किसमें है, इसमें ऑप्शन में ये बता, जल्दी से बता दो फटाफट से। हाँ हाँ बोलिए। अब की बार आंसर ऑनलाइन से आना चाहिए, मैं वेट कर रही हूँ आराम से। हाँ हैं? नीली तो क्या मेनोपॉज, कुछ भी लिख रहे हो तुम, चुप रहो भाई थोड़ी देर के लिए। चलिए आंसर दे दीजिए।
मैम सेकंड होगा। मैंगनीज आ रहा है। यस मैम। अच्छा, बाकी किसी का आया? सेकेंड ही आ रहा है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? CrO2Cl2। क्रोमियम की 6 आ रही थी। सिक्स आ रही है। तो क्रोमियम में कितना होता है? 3D5 4S1 होता है ना। 6 हो गया तो 3D 0 हो गया, है ना। +6 में तो 0 आ गया, यानी D इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए। Mn प्लग का देखते हैं। Mn का होता है कितना? 3D5 4S1 होता है, 4S2 होता था ना। तो Mn को अगर 7 कर दोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो D के सेम बन गए। ठीक है, सिंगल करेक्ट है। तो अगर Mn मिल गया तो और कोई नहीं होगा। हैं? तुमने देखते ही बता दिया था। बहुत ही बढ़िया बात है भाई। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। बाकी लोगों का आंसर नहीं आया था। वेरोनिका आ गया था। बोलते नहीं हो आप लोग। ये कौन सी नई आदत पाल ली आप? रिएक्शन है। ए बन रहा है, फिर ए जो है वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बी बना रहा है, H2O बना रहा है और Na+। ये एक पैटर्न ऑफ रिएक्शन है ना FeCr2O4 का। FeCr2O4 कौन सा और था आपको बताया था, सिखाया था, कोई और का नाम था क्रोमाइड, है ना। तो उसी का कोई रिएक्शन होगा, क्रोमाइड की बेस से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है। इन्होंने सवाल क्या दिया? नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट बी। बी जो बन रहा है, बी में नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम पूछा। तो अगर हम पैटर्न ऑफ रिएक्शन नहीं समझ पाएंगे तो हमारा क्या होगा? आंसर नहीं आएगा। भाई बी पता तो होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन बताएंगे। क्यों जी? हाँ, अगर क्रोमाइट वाला रिएक्शन याद है, क्योंकि तन्मय ने कॉपी खोली हुई है यहाँ पे, तो तन्मय ने आंसर सीधे बता दिया, दिमाग पे जोर डाल के बताते बेटा जी। FeCr2O4 Na2CO3 और ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ये सीधे सीधे क्या बनाता है? सीधे रिएक्शन का क्वेश्चन था, रिएक्शन याद है तो ये बनाएगा Na2CrO4 Fe2O3 और CO2, ये रिएक्शन। फिर ये Na2CrO4 की एसिड से रिएक्शन हमने कराई थी। जब एसिड से रिएक्शन हमने कराई थी तो इससे हम लोग क्या बना रहे थे? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना चाह रहे थे, K2Cr2O7। तो पहले हमने Na2CrO4 की एसिड से रिएक्शन करा के इसको कन्वर्ट किया था Na2Cr2O7। तो ये है आपका क्या? बी। ए क्या था?
अब बी में क्या पूछा गया है? टर्मिनल ऑक्सीजन एटम, टर्मिनल ऑक्सीजन एटम Na2Cr2O7, यहां तक तो पता ही चल गया आपको, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या बन गया? इसके स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बन गया कि इसके स्ट्रक्चर में कितने टर्मिनल ऑक्सीजन एटम, तो बना लेते हैं। Na2Cr2O7 कैसा कंपाउंड होगा? आयनिक होगा, बढ़िया तो है ही, आयनिक है, मतलब Na+ बनाएगा, और कौन सा आयन बनाएगा? Cr2O7-2, डाइक्रोमेट। तो इस डाइक्रोमेट में कितने टर्मिनल ऑक्सीजन है? स्ट्रक्चर Cr2O7 का बताया हुआ है मैंने आपको। तो क्रोमियम, बीच में एक ऑक्सीजन आता है, फिर इधर क्रोमियम, -2 है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपसे पूछा क्या? टर्मिनल ऑक्सीजन एटम, मतलब इसके बारे में नहीं पूछ रहे। ये ब्रिज है, ये बीच का हो गया, बीच के नहीं पूछ रहे। 7 है, जिसमें से 6 क्या है? एंड पे। टर्मिनल का मतलब एंड पे कितने हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं? आंसर क्या होगा? क्लियरिटी है? यस और नो? Yes, ma'am. अच्छा सवाल था। कब अच्छा सवाल था? जब आपको रिएक्शन याद है। अगर रिएक्शन याद नहीं है तो ये सवाल आपके लिए क्या बन जाएगा? बेकार बन गया ना, क्योंकि फिर मामला आपका क्या करेगा? खराब कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, बोल रही हूं मैं। आपने सवाल नोट किया? आप केवल आंसर देख के आंसर बता रहे हैं। कर लो, क्वेश्चन कर लो, कोई आपके आउट ऑफ सिलेबस चीज नहीं हो रही है। डी तुमने पढ़ा नहीं है? अगला सवाल। बोल रही हूँ, लिख भी रही हूँ, बोलती हूँ, लिखी। F ऑर्बिटल are half and completely filled. लिखा क्यों नहीं जा? F orbital are half and completely filled respectively in lengthenoid ion. lengthenoid का आयन है, कौन सा होगा ये पूछा इन्होंने। ऑप्शन दिया EU+2 TM+2। क्वेश्चन समझ आ रहा है? कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें हाफ और कंप्लीटली फिल्ड होगा आयन? हाफ का मतलब F7 कॉन्फ़िगरेशन हो, और कंप्लीट फील्ड का मतलब क्या हो गया? F14 कॉन्फ़िगरेशन, है ना? ये पूछ लिया आपसे।
EU plus 2 और G plus 2। समेरियम +2 है और टीएम +3, टीबी +4 है। और अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो आप बुक से भी देख के बता सकते हैं मुझे। dy+3 है NYB +3। कौन सा ऐसा है जिसमें पहले वाले में F7 है और दूसरे वाले में +2 में ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें 14 है। देख के भी बता सकते हो कॉन्फ़िगरेशन। बुक वगैरह नहीं है क्या आपके पास? आंसर क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है। टीबी +4 में कॉन्फ़िगरेशन F7 है और YB+2 में 14 है। 14 होना चाहिए YB+2। थर्ड है। थर्ड आंसर है भाई इसका। टीबी +4 में F14 आ रहा है। और यानी कि कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्या है, सीधा क्वेश्चन है। अगर कॉन्फ़िगरेशन याद है तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना, आपको क्या करना है, सीधे सीधे आंसर देना। तैयार कर लो तो मैं ले लूंगी, मुझे कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन लिखिए। A solution of CrO5. Solution of CrO5. A solution of CrO5. क्रोमियम पेंटाऑक्साइड होता है ना, इन एमाइल एल्कोहल, इन एमाइल एल्कोहल हैज अ कलर। कलर पूछ लिया है, कठिन क्वेश्चन बना दिया। सवाल क्या बन गया? मुश्किल। कोई अल्कोहल से रिएक्शन बताया मैंने आपको CrO5 का? CrO5 कैसे काम कर सकता है, क्या सोच सकते हो? KTCr2O7 से बन सकता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या बन सकता है? एल्डिहाइड बन सकता है। पर कलर तो याद करना पड़ेगा, कलर तो पता नहीं। येलो कैसे, बताइए क्या? ये सवाल क्या बन गया, थोड़ा सा टफ बन गया। एनसीईआरटी दिखाइए मुझे, एनसीईआरटी से है या नहीं है ये देखा।
आज की रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर देते हैं।